तो इसमें भी नियम है, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे एलटी का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो। 3 अगर पड़ाव है और 3 पड़ाव में अगर व्यक्ति ने अपने कैटेगरी का एक बार उपयोग कर लिया, जैसे प्री में मान लीजिए वो पास नहीं हो पा रहा था, वो कैटेगरी में पास हुआ, तो मेंस में उसको जर्नल में ही फाइट करना है, नॉट कि ओबीसी या एससी एसटी में फाइट करेगा, फिर वो जर्नल कैटेगरी में ही माना जाएगा। ये नियम, इसको कहीं नहीं सब बताते हैं। ये है बुद्धिज्म का रिस्पेक्ट पूरे वेस्ट में, इंडिया को छोड़ करके हर देश में कितने शांति से लोग रिस्पेक्ट से करते हैं। और देखिए वो कारवा 70 दिनों से ज्यादा से चल रहा है और फाइनली वो लोग टेक्सास से शुरू करके वाशिंगटन जाएंगे। वाशिंगटन डीसी, हाँ जी। तो देखिए कैसे बुद्धिज्म जो है कितना रिस्पेक्ट होता है इंडिया को छोड़ करके। और आज जो है प्रवचन दे रहे हैं बुद्धिस्ट लोगों का, ये जो दिल्ली में हो रहा है, लेकिन इंडिया में क्या बन रहा है। देखिए मैं भी आ सकता हूँ केसरिया हमारे घर से आधे 45 मिनट का रास्ता है, लेकिन देखिए क्या हाल बना के रखा है लोगों ने। हालांकि मैंने सुना कि नीतीश कुमार उसके ऊपर बोले कि इसको भी डेवलप किया जाएगा, बट एक तरफ तो बोलते हैं कि बुद्धिज्म ये सब है और दूसरी तरफ पूरा अंधविश्वास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, वॉक फॉर पीस, जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा, अमेरिका में इस समय काफी चर्चा में है। भिक्षु लोग अक्टूबर से लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं और उनके साथ एक स्ट्रीट डॉग भी है, वो काफी फेमस है, उसका नाम आलोका रखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये चल रहे हैं, ये भारत में भी 112 दिन चले थे 2022 में। सोचिए भिक्षुओं का कितना बड़ा डेडिकेशन है कि वो दुनिया में शांति के लिए, सब में शांति है, इसके लिए वॉक कर रहे हैं। जबकि वहीं अन्य धर्म के लोग क्या करते हैं, भाई सिर्फ हमारा धर्म, दूसरा कितना दुख है, क्लेश है, कोई मतलब नहीं है। वही बुद्धिज्म जो है पूरी दुनिया के लिए करता है। इसीलिए बुद्धिज्म एक यूनिक धर्म है और ये हर इंसान पे अप्लाई होता है, क्योंकि हर इंसान के लिए वो बना हुआ है, ये ग्लोबल है। इस पर एक शानदार बातचीत हुई है, यूएस से ही एक व्यक्ति आए हुए हैं, उनसे इस पर बात हुई है। आप इसको ध्यान से सुनिए, अंतिम तक सुनिए, लाइक करना तो कतई मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अशोक मानव है। हाँ जी अशोक जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ जय भीम, नमो बुद्धाय। आ रही है जी। ओके, आप सभी लोग को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चूंकि आपने उस मैसेज किया था कि कोई अमेरिका से है, तो थोड़ा ये जो पीस का मार्च चल रहा है, हाँ जी ओके, तो, आप यूएसए से ही हैं? जी मैं पहले जुड़ता था, लेकिन आप लोगों से सीख के मैं अपने समाज को जगा रहा हूँ। खास करके मेरा थोड़ा परिचय, मैं बिहार के सारण जिले से आता हूँ और पिछले 25 साल से मैं अमेरिका में हूँ और यहाँ पे रिसर्च इंजीनियर हूँ, स्पेशली सिग्नल प्रोसेसिंग, एआई, मशीन लर्निंग, इसमें मेरा एक्सपर्टीज है। तो एनीवे, आप ऐसे जो तो न्यूज तो देखे ही हैं, दिखाए भी, तो देखिएगा कि उसमें जो राइट विंग के चैनल्स हैं, जैसे फॉक्स न्यूज, वो पूरा राइट विंग का है और उसने भी इस धम्म यात्रा को, पीस यात्रा को कैसे अच्छे ढंग से उसको दिखाया है। मतलब हर कम्युनिटी के लोग कितना उसका आदर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और वो लोग पैदल, बहुत तो उसमें बिना शूज या किसी और चीज के साथ जा रहे हैं। साथ में एक बड़ा हीरो बना हुआ कुत्ता भी है जो बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है, एक स्ट्रीट डॉग है। हाँ, और उसमें एक देखिएगा, सुनिएगा कि घटना हुई, इसमें एक भिक्षु का एक्सीडेंट हो गया कार से और वो जो है चलने में असमर्थ हो गए, हॉस्पिटल में रहे और फिर जब वो ठीक हो गए फिर से ज्वाइन कर गए। तो ये है बुद्धिज्म, ये है बुद्धिज्म का रिस्पेक्ट पूरे वेस्ट में, इंडिया को छोड़ करके हर देश में कितने शांति से लोग रिस्पेक्ट से करते हैं। और देखिए वो कारवा 70 दिनों से ज्यादा से चल रहा है और फाइनली वो लोग टेक्सास से शुरू करके वाशिंगटन जाएंगे, वाशिंगटन डीसी। हाँ जी। तो देखिए कैसे बुद्धिज्म जो है कितना रिस्पेक्ट होता है इंडिया को छोड़ करके। और आज जो है प्रवचन दे रहे हैं बुद्धिस्ट लोगों का, ये जो दिल्ली में हो रहा है, लेकिन इंडिया में क्या बन रहा है। देखिए मैं भी आ सकता हूँ केसरिया हमारे घर से आधे 45 मिनट का रास्ता है, लेकिन देखिए क्या हाल बना के रखा है लोगों ने। हालांकि मैंने सुना कि नीतीश कुमार उसके ऊपर बोले कि इसको भी डेवलप किया जाएगा, बट वही है, एक तरफ तो बोलते हैं कि बुद्धिज्म ये सब है और दूसरी तरफ पूरा अंधविश्वास धकेला जा रहा है। बोध गया भी वैसे पेंडिंग पड़ा हुआ है, देखें बोध गया। देखिए हम लोग लगे हुए हैं, मैं उस कोर कमेटी का मेंबर हूँ, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो भी है, तो कानूनी तरफ से या बाकी तरफ से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए उन लोगों को बैठने नहीं दिया जा रहा है, उन लोगों को धारणा देने नहीं दिया जा रहा है और एक अलग अलग भागते फिर रहे हैं। अभी बिहार में ही उस तरह का धम्म यात्रा चल रहा है, लेकिन कहीं पब्लिसिटी नहीं है, उसका कोई देखना भी नहीं चाहता। बट एनीवे, धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं और आप लोग जगा रहे हैं और शुभकामनाएं सब लोग को।
और बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी, आप यहाँ पे जुड़े हैं, जुड़कर आपने वहाँ से ये चीजें बताई। ओके जी जी, बाकी लोग को लीजिए, अगर कभी होगा अच्छा न्यूज तो मैं शेयर करूंगा, लेकिन अभी क्या करें, पूरी दुनिया में ये सब चल रहा है। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू, नमो बुद्धाय, जय भीम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखें अब यहाँ पे 10 शुद्रा कोई आए हैं। हाँ जी, 10 शुद्रा बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। जी बताइए। सर, मेरा कहना ये है कि एक मैं डिबेट में गया था, ठीक है, वो भी जैसे ऐसे ही चैनल है आपका, ये आप ही के चैनल की तरह है। ओके। तो उसमें मुद्दा ये था कि पार्टियां की थी कि ये जो है इधर से ये इनको उल्टा बोल रहे हैं, वो उनको उल्टा बोल रहे हैं। तो मैंने जब मैं गया डिबेट में तो मैं कहा कि डिबेट में मुद्दा ये नहीं है कि कौन किसको क्या बोल रहा है, बात यह है कि उधर से कौन कैटेगरी का है, उधर से कौन कैटेगरी। अब मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों कैटेगरी में ब्राह्मण खेल रहा है। बहुत सही, बहुत खूबसूरत बात। और मैंने ये कहा कि ब्राह्मण चाहता है कि मैं विपक्ष में भी बैठूं, पक्ष में बैठूं, ओबीसी एससी एसटी जनता दरबार लगा के ताली बजाए। नहीं, झंडा लेके खड़ा रहे बस। ये सारी जनता जो है ना, हाँ, झंडा लेके एक ये पैर अभी पे बीच खड़ा में रहे हुआ था ना, और ये सारा काम ये करे। आपका भी सर जी सुनिए, आपका भी ये चैनल है, इसका भी वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग पुराने दर्शक हैं। जब आप शुरू में शुरू किए थे तभी से मैं देखता था, और मैं कहा कि ये जो है, जो भी सर हैं, ये मेरी विचारधारा के हैं, तो मैं जुड़ा। मैं सुनता रहता हूँ जब भी खाली रहता। तो मैंने यही कहा कि अभी जो बीच में हाल में हुआ था, दो पार्टियां थी, एक दूसरे पे आरोप लगा रही थी कि तुम करेक्टरलेस हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो मैं कहा कि ये बताइए, आरोप कौन लगा रहा है, उधर से आरोप कौन सुन रहा है, उधर से कौन आरोप वही लगा रहा है जिसने हमेशा जो है धार्मिक आरक्षण लिया, दूसरे के हकों की हक मारी। बाकी तो ओबीसी एससी एसटी बैठ के मजा बस ताली बजा रहे, मुख्य दर्शक बने हुए हैं। मैंने कहा कि अगर इनका इतिहास जानना है तो चंचनामा पढ़िए। मैंने एक बार जो है आपका भी नाम उस चैनल में लिया। मैंने कहा, मैं एसजे सर के साथ जब डिबेट में गया था तो एसजे सर ने चंचनामा खोला था, मैं पढ़ा भी था, और खैर मैं ऐसे भी जो है नेट पर खोलकर पढ़ा हूँ चंचनामा में इन्होंने बहन बेटियों तक का सौदा किया। तो बीच में मेरी आवाज कटने लगी तो मैंने यही कहा कि ओबीसी, खास तौर से ओबीसी, एससी तो बहुत जागरूक है, मैं देखा हूँ, लेकिन उसमें भी कमी है। जैसे बाबा साहब का नाम लेके अपनी बिल्डिंगें बनवा ली, अपनी जातियों के लिए कम किए या तो नहीं किए। ओबीसी का भी वही हाल है। ये जो है अपने महापुरुषों का नाम लेके बस बिल्डिंगें बनवाते हैं, बाकी यहाँ के बच्चे जो है अपनी प्रतिभा के बल पर जो है अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। जैसे ये टीना डाबी की बात कर रही थी, टीना डाबी जो है केवल आईएएस के एग्जाम में ही टॉप नहीं की थी, लवासना ट्रेनिंग के समय भी एक एग्जाम होता है, उसने उस टीना डाबी जी ने उसमें भी टॉप किया था। और डीएम का पद केवल आपके जो है कैटेगरी के हिसाब से नहीं होता है, जो टॉपर होता है उसके हिसाब से होता है, जैसा रैंक होता है उस हिसाब से होता है। ये नहीं कि आप जो है एससी हो, कम नंबर पाए हो तो आपको डीएम बना देना, क्रम से जो है पाया होगा उसको। जैसे पहला अगर 3 है तो 3 में अगर पहले डीएम पद के लिए आएंगे तो उन्हीं को मिलेगा उसके बाद। और रही बात टीना डाबी की, तो टीना डाबी का प्री में कुछ कम नंबर पड़ा था, तो इसमें भी नियम है, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे एलटी का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो, 3 अगर पड़ाव है और 3 पड़ाव में अगर व्यक्ति ने अपने कैटेगरी का एक बार उपयोग कर लिया, जैसे प्री में मान लीजिए वो पास नहीं हो पा रहा था, वो कैटेगरी में पास हुआ, तो मेंस में उसको जर्नल में ही फाइट करना है, न कि ओबीसी या एससी एसटी में फाइट करेगा, फिर वो जर्नल कैटेगरी में ही माना जाएगा। ये नियम इसको कहीं नहीं सब बताते हैं। और रही बात विद्यालय ये बता देंगे तो फुल खुल जाएगी ना इनकी। ये जो हाँ, तो चूंकि सर जी हम बता रहे हैं, हम भी जो है पठन पाठन का कार्य करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैं बच्चियों को पढ़ा रहा था, मैंने फार्मूला बताया, उसकी टीचर ने काट दिया, फिर मैं कहा कि ये बताओ, एक गांव में जाने के लिए 4 रास्ते, उसी तरह एक मैथ के फार्मूले के कई फार्मूले होते हैं लगाने के। मैंने सारे फार्मूले बताए, तो वो कहा कि बच्ची से जाके वो मैम कही कि जो मैं पढ़ाती हूँ वही लगाओगे तभी नंबर दूंगी, तुम्हारे सर का नहीं, या तो फिर मेरे से पढ़ो। यहाँ तक ये सब प्रेशर डालते हैं, नंबर तक काट लेते हैं ये सब। अब कहेंगे कि सरकारी तंत्र भ्रष्ट। आपका घर अगर खराब हो जाएगा, मान लीजिए आप घर बनवाए, घर की खिड़की की साइज छोटी हो जाएगी, तो पूरा मकान तोड़ेंगे, बेचेंगे उन्हें पौने दाम में, कि उस मकान की खिड़की सही करेंगे। सब क्या कर रहे हैं, मकान तोड़ ताड़ के करें, नहीं चलो प्राइवेट में कितनी लड़कियों का शोषण होता है, सबसे ज्यादा लड़कियों का शोषण होता है। सरकारी तक में तो बच नहीं पा रहा है। अभी एक जो है ये देखिए बीएलओ का था, अधिकारी था, उसका एक कोई मैटर आया था, बच नहीं पा रही है, तो प्राइवेट में कहां से बचेंगे सब। अच्छा ये बात है।
कि सबसे बड़ी हमारी कैटेगरी में सबसे बड़ी कमी ये है कि पद प्रतिष्ठा पा जाते हैं तो इनको तो सम्मान का बड़ा लालच होता है, भले पैसे का लालच ना हो लेकिन सम्मान का बड़ा लालची होती है हमारी कैटेगरी। इसको जहां ये सब थोड़ा मीठा मीठा बोलने लगते हैं, ये समझने लगेंगे कि यार हम तो हंस हो गए, तुरंत चने की झाड़ अरे ये पे चढ़ समझते हैं जाएंगे। हम हंस हो गए। आई कौओं के बीच में अभी तक थे, अब हंसों के बीच में हम बैठेंगे। लेकिन जो ये अपने आप को बैठ के हंस समझ रहा है, वो जान रहा है कि ये कौओं की बिरादरी से आया है, ये हम लोगों को कौआ ही समझते हैं। ये नहीं जानते हैं कि अरे भैया हम लोगों का इतिहास उस महान राजा अशोक का है, हमारा इतिहास बुद्ध का है, हमारा इतिहास कबीर का है, हमारा इतिहास रविदास का है, हमारा इतिहास। अब ये बताइए सिख धर्म जो है, सिख धर्म ब्राह्मण धर्म के अत्याचारों से पीड़ित होकर ही ना ये सिख धर्म का वो किए थे, लेकिन इसके बारे में नहीं कहेंगे कि मुसलमान किए थे। तो मुसलमान किए तो ये बताओ इन्होंने इस्लाम से लंगर व्यवस्था कैसे सीखी, क्यों नहीं वो हिंदुइज्म से मंदिर में सार्वजनिक भोजनालय वाली व्यवस्था का प्रारंभ किया। ये लंगर की जो व्यवस्था है सिखों में जो चलती है, ये सूफीवाद है। तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। नहीं वो ना वो एक इंस्क्रिप्शन मिला ना पंजाब में, हरियाणा में एक इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें ये सम्राट अशोक का आदेश था कि 3 दिन तक कोई भी बाहर का आएगा ना उसको 3 दिन तक खिलाने का, और लोगों में खिलाने पिलाने का ये बुद्धिज्म की तरह आ रहा था। इन लोग ब्राह्मणिज्म में नहीं है, उनके यहाँ तो दूसरे से मांग के खा लो, खिलाने की तो बात ही नहीं है। हाँ नहीं, असल में देखिए ये जो मैं क्वेश्चन किया हूँ ये लोक सेवा आयोग में पूछा गया क्वेश्चन है, 4 विकल्प में था, उसमें इसने सूफीवाद को सही माना है। बौद्धिस्ट का तो नामे नहीं लिखा था, बौद्धिस्ट लिखा होता तो टिक मारते, नहीं लिखेंगे। लेकिन मेन बात ये है कि सूफी जो है ना, नहीं बुद्धिज्म सूफीवाद जो है ना, ये सूफी कोई और लोग नहीं है। इनका इतिहास आप पता करेंगे ना तो इनके पुरखे बुद्धिस्ट मिलेंगे सूफियों के। हाँ हमें पता है इस बात का। देखिए इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अफगानिस्तान से लेके सऊदी तक से ये सब बुद्धिस्ट थे, ये बुद्धिस्ट सब कन्वर्ट हुए हैं डर से भय से जैसे भी। तो ये चूंकि देखिए जैसे हम ये बता रहे हैं कि हमारे मंदिर आज भी हमारे मठों में जैसे ओबीसी महंत वंत हैं सब, तो वो सब जो टकला उकला बाल छिलवा कर जो रहते हैं मुंडन उंडन करवा कर, ये बुद्धिज्म का ही प्रतीक है। लेकिन मेन बात है कि ये भूल चुके हैं ये सब कृष्ण राम, जबकि इस नाम का प्राणी जो है इस धरती पे अवतरित ही नहीं हुआ था। अच्छा मैंने जब चंचनामा का नाम लिया, मेरा डिबेट में जो है क्या कहते हैं मेरी आवाज काटी जा रही थी, जब आवाज में बंद, तो उन्होंने ये कहा कि आप क्यों नहीं चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं चैनल भी स्टार्ट करूंगा, घबरा क्यों रहे हैं। अच्छा एक बात ये भी था, जब मैं बोल रहा था तो उधर से किसी की आवाज नहीं आ रही थी, जब मैं चला गया तो एक मुस्लिम कैंडिडेट तुरंत आया डिबेट में उनके, वो कहा कि ऐसा है कि चंचनामा के जो भाई साहब नाम ले रहे थे ये ऑथेंटिक किताब नहीं है, हमको फिर से शामिल करो। तो दोबारा शामिल नहीं किया तो पकाए होते कि यूपीएससी से लेकर और जितना भी इतिहास, कोई माइकल लाल नहीं है जो चंचनामा को काट दे। कोई नहीं काटा है दुनिया का, आज तक किसी भी इतिहासकार ने चंचनामा को काटा नहीं है। मेन पता है क्या है, बताएं, अली कूफी 12वीं सदी में एक फारसी था जिसने अरबी से इसका ट्रांसलेट किया था। तो 12वीं सदी में सोचिए कि ये 12वीं सदी से पहले अरबी में लिखा हुआ था। ये लोग पता है क्या कहते हैं कि 12वीं सदी में अली कूफी जो लिखा था ना वो वाला है, ओरिजिनल वाला नहीं है। अरे ओरिजिनल से और डुप्लीकेट क्या होता है भाई। भारत में आए थे फाहियान, आए थे 4वीं-5वीं सदी में, 7वीं सदी में आए वेनसोंग। तो इन्होंने तो बुद्धिज्म को लिखा ना, तो 2600 साल पहले के बुद्ध के बारे में जो चीज चला रहा था वही चीज तो लिखा इन्होंने। तो ये थोड़े कहोगे फाहियान ने लिखा, वेनसोंग ने लिखा तो हम मानेंगे ही नहीं, ऐसे थोड़े होता है। तो ये बड़े अजीबो गरीब तरह के बेवकूफ लोग हैं। अरे बेवकूफ की बात छोड़िए सर जी, इनके धर्म में इतना वो था कि अंग्रेज आए भले कुछ भी किए हों, लेकिन इनके अंदर बहुत सुधार किए। 1795 से लेके 1802 में शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम लगाया था लॉर्ड बेलेजली ने, ठीक है। फिर जो है 1729 में सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। 1829 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था। 1837 में हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, मतलब हिंदू महिलाओं को संपत्ति में अधिकार रहेगा, इसका नियम लाया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। ये सब गवर्नर जनरल रहे हैं। 1843 में दास प्रथा प्रतिबंध लगाया था, अधिनियम लाया था लॉर्ड एलन बरो ने। और फिर बताइए दास प्रथा 1843 में तक था,
इसके आगे भी रहा होगा, लेकिन प्रतिबंध लगा। ये कौन सा इनके धर्म लगा रहा धार्मिक था? ग्रंथ इस्लाम में धर्म लगा, सब लगा रहे थे। जिसको ये धर्म मानते हैं उनके धर्म ग्रंथ में आज भी लिखा हुआ है, आज भी आज भी। अपडेट और भी नहीं कर पाए हैं। सुनिए 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग लाया था, ठीक है। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक लाया था। 1891 में एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट लॉर्ड लैंसडाउन लाया था, जिसमें लड़कियों की सहमति की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई थी। फिर 1830 में शारदा एक्ट लाया था लॉर्ड इरविन, जिसमें लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से की गई थी तथा कन्याओं की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निश्चित की गई थी। 1831 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लॉर्ड इरविन लाया था। बताइए, ये 1795 से लेकर 1804 में शिशुवध निषेध क्यों किया गया? क्योंकि उस समय जो है अति पिछड़ी और जो आजकल अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, हई मानते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, ये है फलाना ढिमकाना, हम शिवाजी के हैं, इनके यहाँ जब पहली संतान होती तो ब्राह्मण गंगा जी में जो है विसर्जित करवा देता था, जीवित पुत्र या पुत्रिया होती थी पहले ये औलाद, उस पर ये प्रतिबंध था। बताइए, कोई माई का लाल को आकर चरण सेवा पे प्रतिबंध लगवाया, चरण सेवा पे प्रतिबंध लगाया गया 1861 और 62 में। तब ये बहु बेटियों को जो है चरण सेवा करवाते थे भीतर गोलोक में। अरे शुद्धिकरण भी तो था, जैसे लड़कियों का विवाह होता था तो पहले गाना वाना गा के फिर अगले दिन जो है जाती थी, महिलाएं लेके आती थी, कहती थी अब शुद्ध हो गई, अगर संतान पैदा हुई तो उसको गंगा जी में वो डलवा दिया जाता था। तो ये बताइए, वो तो था ही। ये पिछड़े जो आज बहुत बड़के बड़के खामखा बन रहे हैं, अगर इनकी बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी तो बलि के रूप में इनको पुरुष में यज्ञ क्या है, यही तो है, इन्हीं सब की तो बलियां दी जाती थी और कुछ दी जाती। इन्होंने जितनी भी संस्थाएं बनाई हैं, इसमें कहीं भी जो है अति पिछड़े या जो हाशिए पे ढकेले गए तो उनके उद्धार के लिए नहीं बनाई। सोसाइटी, युवा बंगाल आंदोलन, ब्रह्म समाज, तत्वबोधनी समाज, परमहंस मंडली, रहनुमाई, ये सब प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, खैर तो ये ब्लावस्की की थी। दक्कन एजुकेशन, इंडियन नेशनल सोशल, देव समाज, रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट ऑफ इंडिया, पूना सेवा, सोशल सर्विस लिंक, सेवा समिति, हिंदू सभा, ये सब इन्हीं सब के लिए तो थी, ये अपने ही लिए खोले थे, हम लोगों के लिए कहाँ कुछ किए थे। ये तो कहिए कि फूले जी पैदा हो गए, उधर कबीर पैदा हो गए। तो हम लोगों को कुछ मिल गया, ये बाबा साहब इतना कारवा ले गया है, बाबा साहब का नाम ले लेके, चाहे ओबीसी हो चाहे SC ST, जब नेता बन जाता है अपना बिल्डिंग, अपना मकान, बैंक बैलेंस यही बनाने में रहता है। हम लोगों के लिए क्या है, हम लोगों के आज भी बच्चे अपने पुरुषार्थ से पहुंचते हैं। एक और चीज देखा गया है ना, एक और चीज देखी गई है, SC ST OBC से जब कोई थोड़ा सा अच्छा हो जाता है तो वो अपने ही समाज से कटने लगता है, अब ब्राह्मणवादियों में ज्यादा घुसेड़ेगा, पूजा पाठ और शुरू कर देगा। और यही ब्राह्मणिज्म में क्या देखा गया है, कि वो अपने लोगों को ज्यादा उठाते हैं। एकदम, भले उनके बाप दादा ना पूजा किए हो, उनके बाप दादा 3 दिन में एक बार नहाए हो, भले उनको जूते मार के भगाए गए हो मंदिरों से, लेकिन फिर भी ये शुरू हो जाएंगे। मैं आपको तो ये सब देखा हूँ, किसी के कहने की बात नहीं, मैं इस चीज को जिया हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं देखा हूँ हर चीज, गली गली घूम घूम के। आप जैसे यहाँ डिबेट करते हैं, मैं खुले मैदान में डिबेट करने वाला था। अभी मेरा मित्र था, जब उसको डिबेट में मैं बताया, मैं कहा कि अब किसी से उलझना नहीं, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद उसके ऊपर हमला हो गया। अच्छा, तो वो मैं आया तो कहा कि आप रहे होते तो मेरे ऊपर हमला नहीं होता, तो मैं कहा कि मैं मना किया था ना, किसी से उलझना मत, 10 बात भी बोलेंगे तो 1 बात मत बोलना। ये सब तक करते हैं, ये सब जब जीत नहीं पाते हैं, यही करते हैं, यही करते हैं, क्योंकि इनके पास फैक्ट नहीं है ना जीतने का, तो ये सोचते हैं कि मार के पीट के धमका के ये करके इनको बंद करा देंगे, चुप करा देंगे। सही बात है जी। नहीं तो ठीक है, फिर किसी तरह के छल कपट से। चलिए ठीक है सर, रखते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बातें बताई इन्होंने। और यहाँ पे वीरेंद्र कुमार लिखते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। हाँ जी, आपको भी। सचिन रोकड़े लिखते हैं, मेरा एक कॉलीग जापान में है, सब इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बट उसने अभी तक एक बार भी बुद्ध या बुद्ध के टेम्पल का पिक नहीं लगाया। अच्छा, बताइए। और यहाँ पे मनीष कनर लिखते हैं, शांति सबको चाहिए, सब लोग एक दिन बुद्ध का पालन करेंगे। सचिन रोकड़े लिखते हैं, बहन जी को
बदनाम करने वाले की बहन जी महंगे जूते, महंगे कपड़े, महंगे लगते हैं। फिर चाय वाला अभी क्या बैलगाड़ी में घूमता है क्या? चाय वाला अभी क्या बैलगाड़ी में घूमता है क्या? अच्छा जी। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।